हेलो एवरीवन, वी आर ऑन एक्सरसाइज प्रॉब्लम्स ऑफ पीजीबीपी। हमने इसके पहले सब कुछ कर लिया है, जितने भी इलस्ट्रेशन थे। एक इलस्ट्रेशन आपको लास्ट क्लास में नहीं मिल रहा होगा आपकी ओन बुक में, वो सीए फाइनल का इलस्ट्रेशन था। यू मे सिंपली इग्नोर इट। चलो, अभी तक हमने क्या क्या पढ़ लिया सर? सेक्शन 32 के बारे में पढ़ा कि सेक्शन 32 डेप्रिसिएशन का एक्सपेंडिचर होता है एंड वो जब एसेट एक्चुअली में पुट टू यूज़ आती है तो मिलता है। हाँ सर, इतना पढ़ा था। ये भी पढ़ा था सर कि 182 डेज और अगर मोर यूज़ होता है तो हमें फुल रेट से डेप्रिसिएशन मिलता है, लेकिन अगर 182 डेज से कम यूज़ होता है तो हमें हाफ रेट से डेप्रिसिएशन मिलता है। सर हमने एक चीज़ पढ़ी थी सर, एडिशनल डेप्रिसिएशन, जो उसी फर्म को मिलता है जो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में होती है, और अगर ये हमको 20% तक मिलती है अगर 182 डेज से ज़्यादा यूज़ हुआ है, अगर 182 डेज से कम यूज हुआ है तो 10% मिलता है। बट सर रिमेनिंग 10% का कभी लॉस नहीं होता है, ये नेक्स्ट ईयर में रिमेनिंग का 10% भी हमको मिल जाता है। मतलब अगर सर ये 2019 की बात हो रही थी, 31 मार्च 2019 की, और यहाँ पे इस साल केवल 10% मिला, तो रिमेनिंग का 10% 31 मार्च 2020 में हमको मिल जाएगा। और सर नोटिफाइड जुरिडिक्शनल एरिया होता है तो ये 20% की लिमिट बढ़ के कितनी हो जाती है? जल्दी बोलो बोलो, 35। ठीक है सर, यहाँ तक समझ में आ गया? हाँ सर, इतना हमने पढ़ा था। हमने सर और भी कुछ चीज़ें पढ़ी थी, एज लाइक वी डू कैलकुलेशन ऑन ब्लॉक वाइज। मतलब सर कुछ एसेट्स होती हैं जिसपे हमको 15% का अगर डेप्रिसिएशन रेट है, 20% का डेप्रिसिएशन रेट है, या फिर सर किसी पे हमको 40% का डेप्रिसिएशन रेट है, तो हम सारे के सारे डेप्रिशिएबल एसेट को ब्लॉक वाइज देखते हैं। ये भी हमने आपको बताया था। एंड सर ऑफिस प्रीमाइसेस में या रेसिडेंशियल एकोमोडेशन में अगर कोई एसेट लग रही है तो उस पर एडिशनल डेप्रिसिएशन नहीं लगता है। याद करिए, अगर कंप्यूटर फैक्ट्री में लगा है तो एडिशनल डेप्रिसिएशन मिलेगा, लेकिन कंप्यूटर अगर ऑफिस में डाले हैं तो एडिशनल डेप्रिसिएशन नहीं मिलेगा। इस तरह के कुछ छोटी मोटी बेसिक बातें हमने पढ़ी थी। सर एक फॉर्मेट भी हमने देखा था। देखिए सर, फॉर्मेट सर लिखवा दूं क्या? फॉर्मेट देखिए फिर से आप देखते हैं। फॉर्मेट सर कुछ ऐसा था, कहाँ गया फॉर्मेट? फॉर्मेट कुछ ऐसा था, आइए फॉर्मेट। ओपनिंग WDV, अगर ये 15% का ब्लॉक है तो 15% के ब्लॉक के लिए, 40% का ब्लॉक है तो 40% के ब्लॉक के लिए ओपनिंग WDV जाती है सर। फिर ऐड होता है मेरा एडिशनल। क्या एडिशनल होता है? वो असेट्स जो एक ऐड होता है, मतलब परचेज्ड एसेट, जिसको हम 182 डेज और मोर यूज 180 डेज, सॉरी रेसिडेंशियल स्टेटस था 182 डेज, वो जस्ट इसके पहले अपनी क्लास रिकॉर्ड की थी इसलिए मैं बार बार वो बोल दे रहा हूँ। 180 डेज और मोर जिसको यूज़ किए हैं, वहाँ पे भी गलती से मैंने 182 डेज लिख दिया है क्या? 182 सॉरी 180 है। 180 दिन से ज़्यादा यूज़ किए हैं और मोर है, और यहाँ पे वो एसेट जो सर 180 दिन से कम यूज़ किए उसके बारे में बात आ जाएगी। उसके बाद सर इन दोनों पे डेप्रिसिएशन लगाने के बाद लेस हम करेंगे अमाउंट पेबल। अमाउंट पेबल मतलब सर क्या था? जो एसेट हमारी बिक गई है ये आएगा। उसके बाद हम आ जाएगा WDV, बिफोर डेप्रिसिएशन चार्ज्ड। ठीक है सर, आपने इतना तो बता दिया था कि WDV बिफोर डेप्रिसिएशन चार्ज निकालेंगे। मतलब अब इसी वैल्यू पे, कहाँ गायब हो जा रहा है यार? मतलब सर अब इसी वैल्यू पे डेप्रिसिएशन लगेगा। अब डेप्रिसिएशन कैसे लगेगा ये भी हम इसके बारे में बात कर लें। हाँ सर, इसके बारे में बात कर लेते हैं। जो एसेट 180 दिन से ज़्यादा यूज़ हुई है, जो एसेट 180 दिन से ज़्यादा यूज़ हुई है, यहाँ पे हम डेप्रिसिएशन की बात कर रहे हैं। जो एसेट 180 दिन से ज़्यादा यूज़ हुई है उस पर सर फुल रेट से डेप्रिसिएशन लगा दीजिए। जो एसेट 180 दिन से कम यूज़ हुई है सर उस पर हाफ रेट से डेप्रिसिएशन लगा दीजिए। और जो एसेट अमाउंट पेबल गया वो तो पहले ही WDV से सर डिडक्ट हो चुका होगा। बट अगेन सर जब एडिशनल डेप्रिसिएशन की बात आती है तो जो एसेट फुल रेट से डेप्रिसिएशन, उस पर फुल रेट से एडिशनल डेप्रिसिएशन मिल जाएगा। जो हाफ रेट से डेप्रिसिएशन है उस पर अगेन एडिशनल डेप्रिसिएशन भी हाफ रेट से मिलेगा। बट अगर लास्ट ईयर कोई, ये हम डिपेंड करते, 31 मार्च 2019 का केस था। अब सर 31 मार्च, जब हम 31 के मार्च महीने के 2020 में आते हैं और 31 मार्च 2019 मतलब प्रीवियस ईयर 18-19 में अगर कोई एसेट पे एडिशनल डेप्रिसिएशन, किसी एसेट पे, मान लीजिए कोई एसेट मिली थी हमें 12 दिसंबर में, हमने परचेज किया और मैन्युफैक्चरिंग के प्लांट में यूज़ किया, तो हमको इस पर एडिशनल डेप्रिसिएशन, ये 10 करोड़ की एसेट थी, एडिशनल डेप्रिसिएशन कितना मिला? 1 करोड़। कैसे सर? एडिशनल डेप्रिसिएशन मिलता है सर 20%, हमको मिला होगा 180 डेज से कम यूज़ किया, 20 का 50% मतलब 1 करोड़। तो 2020 में इसका रिमेनिंग 1 करोड़ मिलेगा। मतलब सर हमने क्या पढ़ा? 180 दिन से कम अगर आपने यूज़ किया है तो इस साल हाफ रेट से एडिशनल डेप्रिसिएशन मिलता है और रिमेनिंग हाफ नेक्स्ट ईयर मिल जाता है।
तो अगर 2019 में एडिशनल डेप्रिसिएशन हाफ मिला था, वो 1 करोड़ मिला था, तो बचा हुआ एडिशनल डेप्रिसिएशन नेक्स्ट ईयर में मिल जाता है। याद आ रहा है, याद आ रहा है। और सर एक और चीज़ आपने बताई थी, इन्वेस्टमेंट अलावेंस के लिए जो हमको मिलता है उस पर 180 डेज का कोई रूल नहीं लगता है, ये भी मैंने आपको बता दिया था। अब चले आगे क्वेश्चन पढ़ लें। हाँ सर, रिकॉल आपने करवा दिया, ये देखिए रिवीजन में भी रिवीजन मैंने आपका करा दिया। अब हम क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ते हैं, जिसमें है मिस्टर वी इंगेज इन मैन्युफैक्चर्स ऑफ पेस्टिसाइड्स furnished in the following particular relating to the manufacturing unit at Chennai for the year ended 31st March 2020। ये आपसे असेसमेंट ईयर 20-21 की बात कर रहा है या फिर प्रीवियस ईयर 19-20 के बारे में बात कर रहा है, जो आप इसको कहना चाहें। और दूसरी बात तो ये कि ये एक मैन्युफैक्चर है ना, इसका मतलब सर इनको एडिशनल डेप्रिसिएशन भी मिलेगा। ये दो चीज़ों का हम ध्यान रखेंगे, इनको एडिशनल डेप्रिसिएशन भी मिलेगा। इनकी WDV है सर 20 लाख की, कोई बात नहीं, इनकी WDV 20 लाख रुपए की है। न्यू मशीनरी परचेज ऑन 1 सितंबर 2019-10। सर इस पे फुल रेट से डेप्रिसिएशन जाएगा सर। ये 5 अक्टूबर के, मैंने 180 डेज के मोर वाली डेट जो बताई थी उस डेट के पहले है। ये एसेट फुल रेट से डेप्रिसिएशन जाएगा इस एसेट पे, बिकॉज ये 180 दिन से ज़्यादा यूज हुई है। और क्या रेट चल रहा है प्लांट एंड मशीनरी का? 15%। न्यू मशीनरी परचेज ऑन 1 दिसंबर 2019। सर ये तो हाफ रेट से सर डेप्रिसिएशन जाएगा। सर हाफ रेट से डेप्रिसिएशन जो जाता है आप उसको ब्लू पेन से लिख दो, इसका मतलब सर ये 7.5% के रेट से डेप्रिसिएशन जाएगा। कंप्यूटर परचेज ऑन 3 जनवरी 2020। सर अगेन सर ये 180 दिन से कम यूज है सर, ये हाफ रेट से डेप्रिसिएशन जाएगा। सर मतलब ये डेप्रिसिएशन पे सर 40% का रेट लगता है, इसका मतलब सर ये 20% के रेट से डेप्रिसिएशन जाएगा। अभी तक क्लियर है? हाँ सर इतना पढ़ लिया। अब बात लिख रहा है एडिशनल इन्फॉर्मेशन, ऑल एसेट्स वर परचेज्ड बाय अकाउंट पे चेक। अगर अकाउंट पे चेक से नहीं होता तो हम इस पे बेनिफिट नहीं ले पाते, चलो अच्छी बात है अकाउंट पे चेक से किया है। ऑल एसेट वर पुट टू यूज इमीडिएटली, जब खरीदे हैं ये परचेज की डेट लेंगे तभी पुट टू यूज कर लिए, चलो और अच्छी बात है, बिकॉज हम डेप्रिसिएशन पुट टू यूज की डेट से लेते हैं और ये इसी डेट को पुट टू यूज हो गया, बहुत अच्छी बात है सर, जो हमारा हाफ और फुल रेट का कैलकुलेशन सही है। न्यू मशीनरी परचेज ऑन 1 दिसंबर 2019 एंड कंप्यूटर, मतलब कौन सी सर? ये वाली मशीन एंड ये वाली मशीन, ये कंप्यूटर कौन का? अगेन सर ये वाली मशीन और ये कंप्यूटर हैव बीन इंस्टॉल्ड इन द ऑफिस। ओ सर ये दोनों ऑफिस में इंस्टॉल्ड है, इसका मतलब इस पे एडिशनल डेप्रिसिएशन जो है हमको नहीं मिलेगा, एडिशनल डेप्रिसिएशन जो सर हमको नहीं मिलेगा। ये बात समझ में आ गई? बट सर ये जो 180 दिन से ज़्यादा यूज हुआ है इस पे सर हमको 20% के रेट से सर हमको एडिशनल डेप्रिसिएशन भी मिलेगा। यहां तक बात तो सर समझ में आई। देखिए क्वेश्चन को पढ़ते पढ़ते पॉइंट्स निकाल ले, मैं फिर से आपको समझा रहा हूं, आप भी हैबिट डालिएगा मेरे साथ, क्वेश्चन पढ़ते पढ़ते पॉइंट्स निकाल लें, वरना क्वेश्चन ही 3-4 बार अगर आप वहां पढ़ लेंगे तो आपका टाइम बहुत किल होगा। ओके सर, ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019 अ न्यू मशीनरी हैड बीन परचेज्ड ऑन 31/10/2018 for 10 lakh additional depreciation beside normal depreciation had been claimed thereon। ओ पहले क्लेम कर चुके हैं सर। क्वेश्चन क्या बोला थोड़ा समझ में नहीं आया, आप किस प्रीवियस ईयर के लिए काम कर रहे हैं सर? 31 मार्च 2020 के लिए सर हम पढ़ रहे हैं। अभी हम जो कैलकुलेशन करने जा रहे हैं 31 मार्च 2020 के लिए कर रहे हैं, बट यहाँ पे बात कर रहा है 31 मार्च 2019 के लिए। 31 मार्च 2019 में हमने अक्टूबर के महीने में कोई मशीनरी खरीदी थी, इसका मतलब सर उस मशीनरी को हमने 180 डेज से कम यूज़ किया था और उस पर हमने एडिशनल डेप्रिसिएशन और डेप्रिसिएशन लगाया था। सर जब हमने उस पर एडिशनल डेप्रिसिएशन लगाया होगा तो हमारा एडिशनल डेप्रिसिएशन उस पर 50% के रेट से आया होगा, मतलब 20% एडिशनल डेप्रिसिएशन लगता है, 20% का 50%, मतलब सर हमने केवल 10% डेप्रिसिएशन लगाया होगा। रिमेनिंग का 10% सर नेक्स्ट ईयर में लगता है, वो इस साल लगेगा, वो इस साल लगेगा। तो 10 लाख पे 20% डेप्रिसिएशन जो बनता है एडिशनल डेप्रिसिएशन, उसका 10%, उसका 50%, उसका आधा इस साल लगेगा। मतलब सर इस साल कितना लग जाएगा? 1 का इस साल लग जाएगा, 1 लाख का इस साल एडिशनल डेप्रिसिएशन लग जाएगा। मतलब सर क्या हुआ? सीधी बात, नो बकवास, 2019 में हमने जो मशीनरी खरीदी थी उस मशीनरी पे हमको डेप्रिसिएशन मिल गया हाफ रेट से, कोई बात नहीं 7.5%, और एडिशनल डेप्रिसिएशन हमको मिलना चाहिए 20%, बट चूंकि 180 दिन से कम यूज़ हुआ था हम 10% एडिशनल डेप्रिसिएशन लिए। और एडिशनल डेप्रिसिएशन का प्रोविज़न कहता है कि बचा हुआ आधा अगले साल में मिल जाएगा, तो यहाँ पे भी बचा हुआ आधा हमको इस साल मिल गया जो कि 1 लाख रुपए है।
ठीक ठीक सर। डेप्रिसिएशन रेट ऑफ मशीनरी में बी टेकन एट 15%, हम लिए भी वही हैं। कंप्यूटर एंड डेप्रिसिएशन अवेलेबल टू द एसएससी एज पर द प्रोविजन ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट 1961 एंड डब्ल्यूडीवी ऑफ डिफरेंट ब्लॉक ऑफ एसेट एज ऑन 31 मार्च 2020। हमको क्या कैलकुलेट करना है, हमको डेप्रिसिएशन निकालना है, हर उस मशीनरी का हमको डेप्रिसिएशन निकालना है, कैलकुलेट करना है डेप्रिसिएशन एज पर इनकम टैक्स एक्ट डिफरेंट ब्लॉक के लिए। सर ब्लॉक तो यहाँ दो ही हैं, एक 15% का ब्लॉक आ रहा है, एक 40% का ब्लॉक आ रहा है। क्या सर हम इसको ओरली एक बार सॉल्व कर दें, जैसा आप कहिए। हाँ सर ओरली सॉल्व कर दो। सर चलो ये रहा ये 15% का ब्लॉक है हमारा, 40% का ब्लॉक है, तो 40% के ब्लॉक में सर डेप्रिसिएशन कितना लगेगा। सर 40% के लिए सिर्फ एक ही एसेट है आपके पास, सर 40% के लिए सर सिर्फ एक ही एसेट है आपके पास, वो है सर कंप्यूटर। और कंप्यूटर पे भी सर आपको सिर्फ और सिर्फ हाफ रेट से 20% रेट से डेप्रिसिएशन मिलना है, तो मतलब 4 का 20% मतलब सर 80,000 रुपये का डेप्रिसिएशन यहाँ पे आएगा। इसमें कोई दिक्कत आपको, 80,000 का डेप्रिसिएशन यहाँ पे आ गया। दूसरा अगर हम देखें सर न्यू मशीनरी परचेज, सर हाँ बोलो सर, ये 20 लाख की जो ओपनिंग डब्ल्यूडीवी थी प्लस एडिशनल मशीनरी जो 180 दिन से ज़्यादा यूज़ हुई, इस पे 100% डेप्रिसिएशन मिलेगा। हाँ सर 100% डेप्रिसिएशन मिलेगा। तो सर डेप्रिसिएशन कितना मिला, 20 + 30 का 15%। ये देखो ये 20 + 30 का 15% कितना होता है, आप प्लीज़ कैलकुलेट करिए। 30 लाख का 15% सर 4.5 लाख सर, बट इस 10 लाख पे सर 20% एडिशनल डेप्रिसिएशन भी हमको मिलेगा, तो 2 लाख ये भी सर मिल गया। उसके बाद सर इस वाले पे आए, सर एडिशनल डेप्रिसिएशन तो इस पर कुछ नहीं मिलेगा, बट सर 7.5% 8 का 7.5% इफ़ यू आर कैलकुलेटिंग सर आ रहा है आपका न्यू मशीनरी जो हमने परचेज की थी सर 60,000.60। अब सर जो कंप्यूटर परचेज किया सर 40%, वो तो हो गया। और सर एक चीज़ और, इस न्यू मशीनरी पे सर हमको हाफ नहीं मिल रहा एडिशनल डेप्रिसिएशन, बट ये वाला एडिशनल डेप्रिसिएशन जो सर पिछले साल की मशीनरी का बचा हुआ 1 लाख है, वो भी सर हमको इस बार अलाउड हो जाएगा। इसका मतलब सर इस बार डेप्रिसिएशन कितना आया, प्लीज़ कैलकुलेट करिए। 4 2 6 1 7 8,10,000 का आइटिंग डेप्रिसिएशन इस बार आ रहा है 8.10। आपको कैलकुलेट हुआ होगा। ये ओपनिंग प्लस 180 दिन से ज़्यादा यूज़ हुई मशीनरी के ऊपर डेप्रिसिएशन था। ये क्या था, फिर से देखिएगा, ओपनिंग प्लस 180 दिन से ज़्यादा यूज़ हुई मशीनरी का डेप्रिसिएशन था। ये क्या है सर, इस साल जो हम परचेज़ किए हैं उस वाली मशीनरी पे एडिशनल डेप्रिसिएशन है। ये सर क्या है, हाफ 180 दिन से कम यूज़ हुई मशीनरी पे डेप्रिसिएशन है, और ये पिछले साल का बचा हुआ एडिशनल डेप्रिसिएशन है 8.10। क्या मेरा आंसर यही आया? अगर यही आया है सर तो एक्सट्रीमली गुड। सर प्लीज़ चेक करते हैं एडिशनल डेप्रिसिएशन कहाँ पे है। सर 8.10 सर मेरा टोटल डेप्रिसिएशन, और 0.80 क्या सर हम यहाँ क्या निकालें, आप एक बार प्लीज़ देखिए। यहाँ हमने क्या निकाला है, यहाँ हमने निकाला है 8.1 और 80,000। सर इट मीन्स एलिजिबल हैं हम, क्या है एलिजिबल हो रहे हैं हम ओरली क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। कितनी सर स्पेस लगी है सर, इतनी सी स्पेस लगी है, और एक्चुअल का आंसर 1 पेज 2 पेज तक टोटल गया है सर, 2 पेज तक गया। 2 पेज का सर हमने सॉल्यूशन सिर्फ यहाँ निकाल लिया, सिर्फ और सिर्फ किस तरीके से आप निकाल पा रहे हैं, बिकॉज ऑफ हैबिट। ये जो हैबिट मैं आपको दिला रहा हूँ ना कि क्वेश्चंस को रीड करिए, क्वेश्चन की आप रीडिंग कर रहे हैं, क्वेश्चन को आप रीड करेंगे, क्वेश्चन को आप सिर्फ और सिर्फ ये कैसे है, क्योंकि मैंने आपको हैबिट डाल दी है कि आप क्वेश्चन को क्या करेंगे, रीड करेंगे। और जब आप क्वेश्चन रीड कर रहे होंगे तो उसी के साथ जब आप क्वेश्चन रीड कर रहे होंगे तो ही सर आप इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को निकाल लेंगे। जब आप इंपॉर्टेंट पॉइंट्स निकाल लेंगे तो आपको 2 बेनिफिट होगा। फर्स्ट बेनिफिट सर क्या है, आप अंडरस्टैंड कर पाएंगे क्वेश्चन को सिंगल शॉट में, अंडरस्टैंड कर पाएंगे सिंगल शॉट में। आपको रीड नहीं करना पड़ेगा क्वेश्चन, जब आपको रीड बार बार नहीं करना पड़ेगा तो आपका टाइम सेव होगा। और दूसरी बात सर आप इतनी ज़्यादा प्रैक्टिस कर लेंगे कि ओरली सॉल्व कर पाएंगे, आपका कॉन्फिडेंस बूस्टअप होगा और आप अपना टाइमली क्वेश्चन पेपर कंप्लीट कर पाएंगे सर, आपकी प्रैक्टिस इतनी बढ़ जाएगी। ओके सर, इस एक्सरसाइज प्रॉब्लम में मेरा PDF हैंग हुआ था, सारे साइंस मिट गए हैं, बट कोई बात नहीं। अब हम इसको बस एक बार रीड कर लेते हैं। इस आंसर को हम क्या करेंगे, रीड करेंगे। टिकिंग मिट गई है बट हम आंसर रीड कर लेते हैं। अब कंप्यूटेशन ऑफ रिटन डाउन वैल्यू ऑफ द ब्लॉक ऑफ एसेट ऑफ वी लिमिटेड एज ऑन 31 मार्च 2020। पहली बात, ओपनिंग WDV क्या था सर, 20 लाख का था, और न्यू मशीनरी जो हम परचेज किए जिसको 180 दिन से ज़्यादा यूज़ किए वो 10 लाख की थी। ये हमारा 2 ब्लॉक है, जिसमें से ये वाला ब्लॉक 15% का, ये वाला ब्लॉक 40% का है। बिकॉज कंप्यूटर पे कितना परसेंट रेट जाता है डेप्रिसिएशन का, बोलो 40% है सर। तो इसने क्या बनाया, ये पहला जो इन्होंने ब्लॉक बनाया ना, ये सिर्फ और सिर्फ क्लोजिंग WDV निकालने का बनाया है। एज ऑन 31/3/2020 क्लोजिंग WDV निकाले हैं बिफोर डेप्रिसिएशन, वो भी इसमें भी डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं हुआ है। और जब भी डेप्रिसिएशन का इस तरह का क्वेश्चन आए तो आप लिख लीजिए, नंबर 1 आप क्लोजिंग WDV का स्टेटमेंट बनाएंगे, क्लोजिंग WDV का स्टेटमेंट बनाएंगे, जिसको मैंने
आपको दिखाया इवन वो बनाया था, वो वाली तो शीट ही खत्म हो गई, याद करिए वो हैंग हो गया था ना, तो वाली शीट का मिट गया वो सब कुछ। चलिए कोई बात नहीं, बट क्लोजिंग डब्ल्यूडीवी का स्टेटमेंट बनाएंगे। वैसे ही न्यू मशीनरी परचेज और कंप्यूटर परचेज वही बात सर, ओपनिंग प्लस एडिशन, एडिशन जो 180 दिन से ज़्यादा यूज़ किए हैं, जो 180 दिन से कम यूज़ किए हैं, माइनस पेबल वाला जो आ गया डब्ल्यूडीवी, सेम टू सेम एसेट सोल्ड डिस्चार्ज ड्यूरिंग द ईयर, कुछ नहीं था तो आपका क्लोजिंग डब्ल्यूडीवी का ब्लॉक बन गया। अब बात खत्म हो गई। कंप्यूटेशन ऑफ डेप्रिसिएशन जब हम निकालते हैं असेसमेंट ईयर 2021 के लिए, अगेन सर दोनों के लिए अलग अलग जाएगा, ब्लॉक वाइज जाता है, एक 15% के लिए, एक 40% के लिए। Asset put to use for more than 180 days eligible for 100% depreciation calculated applying in the eligible rate of normal depreciation additional depreciation, मतलब नॉर्मल और एडिशनल दोनों डेप्रिसिएशन को ये यहाँ लगा दिए। सेक्शन 32 आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको तो रट लीजिएगा आप। ओपनिंग डब्ल्यूडीवी कितना है 3, कैसे सर ओपनिंग डब्ल्यूडीवी पे लगा रहा हूँ, 20 का 15%, 20 का 15%, और जो 10 की खरीदे हम उसका 15%, 1.5 4.5। एड मशीनरी परचेस्ड उस पर हमको एडिशनल डेप्रिसिएशन 20% का लग गया 2 का, और पिछले साल की मशीनरी जो इस साल आए उस पर हमको 1 डेप्रिसिएशन मिलेगा, 3 का डेप्रिसिएशन हो गया। और सर असेट्स यूज्ड फॉर लेस देन 180 डेज फॉर 50% डेप्रिसिएशन कैलकुलेटेड अप्लाइंग द एलिजिबल रेट ऑफ नॉर्मल डेप्रिसिएशन एडिशनल डेप्रिसिएशन इफ एनी। बट सर कंप्यूटर पे हमको तो एडिशनल डेप्रिसिएशन मिलेगा ही नहीं क्योंकि ऑफिस में लगाए हैं, तो नॉर्मल डेप्रिसिएशन जाएगा 0.60 का ओनली, नहीं न्यू मशीनरी पे 0.60 का और कंप्यूटर पे 0.80 का सर, जो 4 लाख का 20% जाएगा सर यहाँ पे, क्योंकि 180 दिन से कम यूज हुआ है इसलिए हाफ रेट से जाएगा, तो 80,000 8.10 0.80 आ गया। सर नोट्स क्या लिखेंगे इसमें, नोट्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है सर। ये वाला सर क्वेश्चन आप थोड़ा तेज नहीं पढ़ाए बेटा, हम आपको यहाँ पे मैंने पूरा एक्सप्लेन किया था, उसी को एक्सप्लेनेशन का मैं दिखा रहा हूँ किस फॉर्मेट में इन्होंने यूज़ किया है और कितना बड़ा लिखा है इन्होंने, क्या फॉर्मेट यूज़ किया। देखिए फॉर्मेट का एक ही लाइन आप समझ चुके हैं, बट अब मैं जिस जगह पे आपको लेके आ रहा हूँ वो है नोट्स, क्योंकि आपने पूरा क्वेश्चन अगर 14 मार्क्स का सही कर भी दिया और इस नोट्स को आपने नहीं लिखा है ना, आपको एग्जामिनर 7 मार्क्स से ज़्यादा कभी नहीं देगा। इवन मैंने कॉपीज़ पे देखा हुआ है, जो सर्टिफाइड कॉपीज़ आती हैं, आरटीआई वाली तो नहीं बट इसके पहले जो सर्टिफाइड कॉपीज़ देखी हुई है, एक नोट्स पे वो 2-2 मार्क्स देते हैं, नोट्स पे 2-2 मार्क्स देते हैं। अगर नोट्स अगर आपने नहीं लिखे हैं ना तो आपके 4 मार्क्स यहीं डायरेक्ट हो गए, वो 10 मार्क्स दे रहा है आपको। क्लियर है? हाँ सर समझ रहे हैं, समझ रहे हैं आप ये बात? हाँ सर समझ रहे हैं, ओके आइए। हमें नोट नंबर 1 में क्या लिखना है, एज पर सेक्शन 32(1)(2)(a), नहीं याद रहता है 1(2)(a) तो एज पर सेक्शन 32 क्या लिख देंगे, एज पर सेक्शन 32, ओके। Additional depreciation is allowable in case of a new machinery or plant acquired and installed after 31st March 2005 by an SSA engaged in the business of manufacture or production of any article or things at the rate of 20% on the actual cost of such machinery or plant। सर तभी मिलता है एडिशनल डेप्रिसिएशन 31/3/2005 के बाद का हो, या आपको डेट याद नहीं रहेगी कोई दिक्कत नहीं है, बट अगर बिजनेस मैन्युफैक्चरिंग का हो या फिर प्रोडक्शन का हो या फिर एक जगह हमने और पढ़ा था कि पावर जनरेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन का हो, ठीक है, ऑफ एनी आर्टिकल, प्रोडक्शन या मैन्युफैक्चरिंग किसकी करें, एनी आर्टिकल और थिंग्स की, तो हमको एडिशनल डेप्रिसिएशन 20% का मिल जाता है ऑन एक्चुअल कॉस्ट। हाउएवर यद्यपि एडिशनल डेप्रिसिएशन शैल नॉट बी अलाउड इन रिस्पेक्ट ऑफ इंटरालिया, किस पे नहीं मिलता है, एनी ऑफिस अप्लायंसेस और रोड ट्रांसपोर्ट व्हीकल पे नहीं मिलता। आपने कोई ट्रक खरीद के चला रहे हैं उस पर भी आपको नहीं मिलेगा ये, ठीक है सर। एनी मशीनरी और प्लांट इंस्टॉल्ड इन ऑफिस प्रीमाइसेस, जो ऑफिस प्रीमाइसेस में लगे, जैसे कंप्यूटर पे हमको क्यों नहीं मिला, क्योंकि हमने कंप्यूटर कहाँ लगा दिया, ऑफिस में लगा दिया, कहाँ लगा दिया, ऑफिस में लगा दिया। इन व्यू ऑफ द अबव प्रोविजंस एडिशनल डेप्रिसिएशन कैन नॉट बी क्लेम्ड इन रिस्पेक्ट ऑफ मशीनरी परचेज्ड ऑन 1/12/2019 इंस्टॉल्ड इन ऑफिस एंड कंप्यूटर परचेज्ड ऑन 3/1/2020 इंस्टॉल्ड इन ऑफिस। सर ये मशीनरी परचेज 3/1/12 जो भी मशीनरी हम ऑफिस में लगाए भाई, पहली बात तो उस पर नहीं मिलता है, तो और कंप्यूटर पे भी नहीं मिलता है सर। मतलब जितनी चीज़ें हमने क्वेश्चन सॉल्व करते समय सोच के अप्लाई की थी, क्या उसी को हम लिख देंगे? जी हाँ। आप इस तरीके से इस फॉर्मेट में नहीं लिख सकते, कोई बात नहीं, आप पॉइंट वाइज लिख दीजिएगा, आप पॉइंट वाइज लिख दीजिएगा, ठीक है सर, बट लिख के जरूर आएंगे आप। एज पर थर्ड प्रोविजन ऑफ सेक्शन 32 बैलेंस 50% ऑफ एडिशनल डेप्रिसिएशन। अब ये उसकी बात लिख रहा है ना जो पिछले साल का 50% हमको इस साल में अलाउड हुआ है। Additional depreciation of new plant and machinery acquired and put to use for less than 180 days in the year of acquisition
विच हैज़ नॉट बीन अलाउड इन दैट ईयर, वो जो पिछले साल अलाउड नहीं हुआ था, शैल बी अलाउड इन द इमीडिएट सक्सीडिंग प्रीवियस ईयर, वो अगले साल अलाउड हो जाता है। हैंस इसलिए इन द केस ऑफ द बैलेंस 50% ऑफ एडिशनल डेप्रिसिएशन, that is 1 lakh being 10% of 10 lakh in respect of new machinery which had been purchased during the previous year in 18-19, पिछले साल जो मशीन खरीदे थे और 180 दिन से कम पुट टू यूज हुई थी, पुट टू यूज लेस देन 180 डेज इन दैट ईयर कैन क्लेम्ड इन प्रीवियस ईयर 19-20, तो उसका एडिशनल डेप्रिसिएशन जो बचा था ना आधा, वो इस साल हम क्लेम कर सकते हैं बीइंग इमीडिएट सक्सीडिंग प्रीवियस ईयर, क्योंकि ये वाला ईयर जो है मेरा इमीडिएट प्रीसीडिंग सक्सीडिंग ईयर है, प्रीसीडिंग इमीडिएट सक्सीडिंग प्रीवियस ईयर है। ओके सर। Question number 2, Mr. Abhimanyu. Oh, Mr. A is engaged in the business of generation and distribution of electric power. सर हाँ बोलो सर, इसमें भी तो डेप्रिसिएशन मिलता है। हाँ सर, इसमें भी एडिशनल डेप्रिसिएशन तो यहाँ पे भी आपको मिलता है। ओके। He always opted claim depreciation on written down value of income tax purpose, मतलब सर इसको ना SLM का भी ऑप्शन था और WDV का भी ऑप्शन था, बट इन्होंने WDV का ऑप्शन चूज कर लिया है। फ्रॉम द फॉलोइंग डिटेल्स कंप्यूट द डेप्रिसिएशन अलाउबल एज पर द प्रोविजंस ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट 1961 फॉर द असेसमेंट ईयर 2021। 2021 के हिसाब से डेप्रिसिएशन क्या लगेगा 1961 के अकॉर्डिंग। ओपनिंग WDV हमें 15% पता है। आइए सर, हम एक काम करते हैं, यहाँ पे हम निकालते हैं कि हमारा डेप्रिसिएशन क्या होगा, यहाँ पे हम निकालते हैं हमारा एडिशनल डेप्रिसिएशन क्या होगा। हम ओरल सॉल्व करते हैं। ऑल द एसेट्स आर परचेज थ्रू अकाउंट पे चेक, मतलब सब एसेट्स पे डेप्रिसिएशन अलाउड होगा। मेरे साथ आ जाइए आप। ओपनिंग WDV और ब्लॉक 15% का रेट, सर 15% का रेट है तो क्या हमको पूरा डेप्रिसिएशन देना पड़ेगा? हाँ, तो 42 का 15% आप मेरे साथ निकालिए, 42 का 15%। बेटे मैं भी कैलकुलेशन पे कैलकुलेटर पे कैलकुलेशन कर रहा हूँ और मेरे एग्जाम्स भी नहीं है, आपके एग्जाम्स है तो आपको कैलकुलेशन करनी चाहिए। लेकिन सर ओपनिंग पे तो ओपनिंग WDV पे तो सर हमको एडिशनल डेप्रिसिएशन नहीं मिलता है। कोई बात नहीं मिलेगा। न्यू मशीनरी परचेस्ड ऑन 12/10/2019, सर 5 अक्टूबर के बाद। सर ये एसेट तो 180 दिन से कम यूज़ हुई है। ओके, बट सर न्यू मशीनरी लिए हैं हम, ठीक है सर। अगर हम न्यू मशीनरी लिए हैं तो हमको 50% का सारा डेप्रिसिएशन 50% रेट से मिलेगा, सारे डेप्रिसिएशन हाफ से मिलेंगे। मतलब 10 का 15% की जगह सर कितना जाएगा सर, 10 का 7.5% आपका जाएगा, 0.75 लाख यहाँ पे आएंगे सर। और एडिशनल डेप्रिसिएशन कितना, 10 एडिशनल डेप्रिसिएशन जो 20% मिलता है 10% मिलेगा। किसका 10%? 10 का 10%, तो सर 1 का एडिशनल डेप्रिसिएशन आएगा। नेक्स्ट देखते हैं सर, मशीनरी इंपोर्टेड फ्रॉम कोलंबो ऑन 12 अप्रैल 2019, मतलब सर 180 दिन से ज़्यादा यूज़ हुआ है ये। This machine had been used only in Colombo earlier and the SSC in the first used in India। भाई साहब भारत में आप पहली बार इसको यूज़ कर रहे हैं। सर जी हाँ ठीक है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आउटसाइड इंडिया इसका यूज़ हो चुका है देन इट इज़ अ सेकेंड हैंड मशीनरी, और जो सेकेंड हैंड मशीनरी होती है उस पर एडिशनल डेप्रिसिएशन नहीं मिलता है, एडिशनल डेप्रिसिएशन नहीं मिलता है। तो इस पे क्या मिलेगा, इस पे फुल रेट से, क्योंकि ये 12/4/2000 को आई थी तो इससे फुल रेट से डेप्रिसिएशन मिलेगा बट एडिशनल डेप्रिसिएशन नहीं मिलेगा। तो 9 का 15% अगर आप निकालते हैं तो 1.35 का डेप्रिसिएशन आएगा बट एडिशनल डेप्रिसिएशन नहीं आएगा। न्यू कंप्यूटर इंस्टॉल्ड इन अ जनरेशन विंग यूनिट 15 जुलाई 2019, सर इस पर भी फुल रेट से मिलेगा। बट जो कंप्यूटर है ना जनरेशन विंग में डाले हैं, हम ऑफिस में नहीं डाले हैं, ऑफिस में नहीं लगाए हैं, तो सर हमको इस पर एडिशनल डेप्रिसिएशन भी मिलेगा। मतलब 2 का 40% पहली बात तो कंप्यूटर का मिलेगा और 20% हमको इसका एडिशनल डेप्रिसिएशन भी मिलेगा। तो 2 का 40% जो नॉर्मल डेप्रिसिएशन आता है आपका 80,000 ये डेप्रिसिएशन हो गया, और 2 का 40% सर आपका 2 का 20%, 2 का 20% सर 40,000 रुपये सर आपको एडिशनल डेप्रिसिएशन भी मिलेगा। मतलब 1,40,000 रुपये का सर आपको एडिशनल डेप्रिसिएशन मिल रहा है, और 6.3 प्लस 0.75 प्लस 1.35 प्लस 0.8, इसका मतलब सर 9,20,000 रुपये का सर आपको डेप्रिसिएशन मिल रहा है। टोटल आपका कितना वैल्यू आ रहा है, 9,20,000 प्लस 1.4 इज इक्वल टू सर 10,60,000 रुपये का सर आपको डेप्रिसिएशन मिल रहा है। क्या हम चेक करें इसको? हमने इसको ओरली सॉल्व किया है, आपने भी इसको ओरली सॉल्व किया है मेरे साथ। प्लीज़ आप मेरे साथ अगर नहीं है, 10,60,000 रुपये सर आया है, 10,60,000। सर कितना ईजी है ये चीज़ें, आप देख लीजिए आप प्लीज़। जिस अप्रोच से मैं आपको पढ़ा रहा हूँ ना, जो मैंने अप्रोच लिया है वो अप्रोच मैंने काफ़ी सोच समझ के रिसर्च के बाद लिया। अब देखिए ये चीज़ आपके लिए कितनी ईजी हो चुकी है। आप सिर्फ साइड्स में सॉल्यूशन कर सकते हो, आप पेंसिल से अपने पेपर पे साइड में लिख के भी सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। सोचिए, आइए देखते हैं हम अपना।
अगर जिस स्टूडेंट ने ये क्लासेस मेरे साथ नहीं की हुई होंगी, जो भी ये पूरी क्लासेस मेरे साथ नहीं करेगा ना, मुझे लगता है उनको सेम क्वेश्चन को करने में अगर 15 मिनट लगता है, तो जिन स्टूडेंट ने मेरे साथ ये क्लासेस की उनको सेम क्वेश्चन को करने में 5 मिनट लगेगा। रीज़न बिहाइंड दिस सर, रीज़न क्या है इसके पीछे? रीज़न कुछ ये है, पहला रीज़न है सर फॉर्मेट। आप ICI के फॉर्मेट से पढ़ रहे हैं, क्वेश्चन ICI फॉर्मेट का ही होगा, आपको वो आई कैचर लगेगा, आपको फ्रेंडली लगेगा। सेकेंड थिंग सर, आपको फॉर्मेट्स पता है कौन कौन से बनते हैं। जो अदर लोग जो ओनली प्रोविज़न जो स्टूडेंट पढ़े होंगे उनको फॉर्मेट्स के बारे में नहीं पता है, यहाँ पे आपका टाइम सेव होगा। आप यूज्ड टू हैं आंसर्स के, अदर स्टूडेंट केवल प्रोविज़न रीडिंग के यूज्ड टू हैं, यहाँ पे आपका टाइम सेव होगा। एंड फोर्थ सर, आप कंसेप्ट का तुरंत एप्लीकेशन मतलब तुरंत क्वेश्चंस पढ़ रहे हैं, अदर स्टूडेंट्स ओनली कंसेप्ट पढ़े हैं। नेक्स्ट थिंग सर, आप ओनली हाईली इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पढ़ रहे हैं, अदर स्टूडेंट पता नहीं कितने अननेसेसरी प्रोविजंस भी पढ़ रहे होंगे। इस तरीके से आपका इन जगहों पे काम करने की वजह से आपका 10 मिनट एक सब्जेक्ट एक क्वेश्चन में बच जाएगा सर। ओके। आइए देखते हैं अब कंप्यूटेशन ऑफ डेप्रिसिएशन अंडर सेक्शन 32 फॉर द असेसमेंट एट 2021। नॉर्मल डेप्रिसिएशन क्या लगेगा? डेप्रिसिएशन एट द रेट 15% ऑफ 51 लाख। सर 51 लाख कहाँ से आया है? 51 लाख कहाँ से आया? ये 42 लाख जो था प्लस 9 लाख ये, क्योंकि 9 लाख पे 180 दिन से ज़्यादा यूज़ हुआ था, तो 51 लाख यहाँ पे लिख लीजिए। 42 + 9 बीइंग मशीनरी पुट टू यूज फॉर मोर देन 180 डेज। ओपनिंग WDV 42 लाख वाला तो सर यूज हुआ ही था, यहाँ पे लिखा भी है वैसे तो। एंड परचेस कॉस्ट ऑफ इंपोर्टेड मशीनरी 9 लाख, जिसको हम 180 दिन से ज़्यादा यूज़ किए हैं, उस पर मेरा WDV आ गया 7,65,000 रुपये। डेप्रिसिएशन 7.5% ऑन 10 लाख बीइंग न्यू मशीनरी पुट टू यूज इज लेस देन 180 डेज। सर 7.5 लाख किस वाली पे था? देखिए हमने भी निकाला था 7.5, जो 12/10/2019 को आई है, जो 12/10/2019 को हमने परचेज किया उस पर 7.5 लाख रुपये है, उस पर 7.5% के हिसाब से 75,000 आया। बट सर डेप्रिसिएशन 40% कंप्यूटर पे हमको मिल गया 2 लाख पे, मतलब सर फुल रेट से डेप्रिसिएशन हमको कंप्यूटर पे मिला है 80,000। 9,20,000 सर आ गया। हमने यहाँ ब्लॉक वाइज भी नहीं कैलकुलेट किया, बट ICI देखिए कहीं ब्लॉक में करती है, कहीं ब्लॉक में कैलकुलेट नहीं करी है, बट आपको हमेशा ब्लॉक में कैलकुलेट करना है। 15% एंड 40% का अलग अलग ब्लॉक बना के आप करिएगा। एडिशनल डेप्रिसिएशन किस किस पे मिलेगा? एडिशनल डेप्रिसिएशन सर हमको मिलेगा एक्चुअल कॉस्ट ऑफ न्यू मशीनरी परचेज ऑन 12 अक्टूबर, इस पे हमको मिलेगा एडिशनल डेप्रिसिएशन। बट सर यहाँ पे देखिए उन्होंने आगे नहीं लिखा, हाफ रेट से मिलेगा, मतलब 20% तो एडिशनल डेप्रिसिएशन मिलता है, 20 का 50% हमको मिलेगा 10% की रेट से मिलेगा। 1 लाख रुपया मिला, 10 लाख का 10%, भाई इतना तो आपको कैलकुलेशन आती होगी ना, 10 लाख का 10% कितना होता है? हाँ सर आती है। और एडिशनल डेप्रिसिएशन हमको न्यू कंप्यूटर इंस्टॉल इन जनरेशन विंग में भी मिलेगा, मतलब मेरे ऑफिस में नहीं था, ये मेरी फैक्ट्री में लाइक समझ लीजिए इंस्टॉल हुआ है, तो 20% पूरा मिल जाएगा। ये पूरा हमको 40,000 मिल जाएगा। इट मीन्स 1,40,000 और 10,60,000। सर 1,40,000 कहाँ से आया? ये 1,40,000, ये दोनों मिलकर 1,40,000 बनाए, ये दोनों मिलकर 1,40,000 बनाए, और ये जो सारे के सारे मिलकर कितना बनाया? 9,20,000। तो 9,20,000 प्लस 1,40,000 आप देखिए 10,60,000 रुपये जो मेरा डेप्रिसिएशन आया था। क्लियर है? क्लियर है सर। अब इसके नोट्स बड़े अच्छे हैं, इसके नोट्स भी देख लें हम लोग। नोट्स क्या लिखने हैं? द बेनिफिट ऑफ एडिशनल डेप्रिसिएशन इज अवेलेबल टू न्यू प्लांट एंड मशीनरी एक्वायर्ड एंड इंस्टॉल्ड इन पावर सेक्टर अंडरटेकिंग। हाँ सर, कोई नई बात नहीं लिखी कि बेनिफिट एडिशनल डेप्रिसिएशन का सिर्फ न्यू प्लांट एंड मशीनरी को मिलता है, जो पावर में भी हों, पावर सेक्टर में काम करते हैं उनको भी मिलता है। Accordingly, additional depreciation is allowable in the case of any machinery or put or acquired and installed by an SSC engaged in the business of generation, transmission or distribution of power at the rate of 20% of the actual cost of such machinery on plant. कुछ नहीं लिखा, हर जगह आप लिखते हैं सर मैन्युफैक्चरिंग या प्रोडक्शन में रहता है जो एनी आर्टिकल और थिंग्स को प्रोड्यूस कर रहा होता है, तो एडिशनल डेप्रिसिएशन 20% की जगह 20% के रेट से हम चार्ज करते हैं। उस बात को यहाँ पे पावर जनरेशन में कह दिया और बता दिया एडिशनल डेप्रिसिएशन की रेट 20% होती है। पहला मतलब हमें पैरा लिखना है कि जो व्यापार कर रहा है उस पर एडिशनल डेप्रिसिएशन लगता है और एडिशनल डेप्रिसिएशन की रेट 20% है। पहला पैरा खत्म। दूसरे पैरे में हमें क्या लिखना है ये मैं आपको बता रहा हूँ, पहला पैरा लिखना है, नोट्स आपको लिखने हैं। डेप्रिसिएशन न्यू कंप्यूटर इंस्टॉल्ड इन जनरेशन विंग यूनिट्स एलिजिबल फॉर एडिशनल डेप्रिसिएशन, ये आपको दूसरा पॉइंट लिखना है वहाँ पे कि कंप्यूटर पे क्यों मिलेगा, वाई, क्योंकि वो जनरेशन विंग में ऑफिस में नहीं लगा है। तीसरा पैरा लिखना है सिंस
Since the new machinery was purchased only on 12th of October 2018, it was put to use less than 180 days during the previous year and hence only 10% is allowed as additional depreciation. The balance additional depreciation would allowed in the next year. ये वाली जो लाइन है ना, ये ब्यूटिफिकेशन की लाइन है. आप हर बार इस लाइन को छोड़ेंगे बट ये वाली लाइन आपका पीछा नहीं छोड़ेगी. आपको ये लाइन लिख के आनी है कि बचा हुआ 10% अगले साल यूटिलाइज होगा. ये आपको लाइन लिख के आनी है, मस्ट राइट, क्योंकि ये इस साल से कोई मतलब नहीं होता इसलिए हम लोग ये लाइन छोड़ देते हैं. राइट हम क्यों, ये वाली स्पेलिंग बताओ आपका मस्ट राइट. ठीक है, ठीक है सर. हाउएवर एडिशनल डेप्रिसिएशन शैल नॉट बी अलाउड इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी मशीनरी और प्लांट विच देखो एक चीज़ मैं आपको बता दूं, यहाँ पे इसने ये तो लिख दिया कि एडिशनल डेप्रिसिएशन. आप 180 डेज वाले रूल के लिए भी, नॉर्मल डेप्रिसिएशन के लिए भी लिखेंगे कि अगर 180 डेज से कम यूज़ हुआ है तो हाफ, और 180 डेज या उससे ज़्यादा यूज़ हुआ है तो फुल रेट से जाएगा. इस बात को यहाँ पे नहीं लिखा है बट आप लिखेंगे. ठीक है, ठीक है सर. हाउएवर एडिशनल डेप्रिसिएशन शैल नॉट बी अलाउड इन रिस्पेक्ट ऑफ इंटर एनी मशीनरी ऑन प्लांट और मशीनरी बिफोर इट्स इंस्टॉलेशन बाय एसएससी was used either within और outside India. मतलब भारत में उस मशीनरी का यूज़ हुआ हो या बाहर मशीनरी का यूज़ हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता. अगर किसी इंसान ने उस मशीनरी को यूज़ कर लिया, वो सेकंड हैंड मशीनरी हो गई आपके हाथ में आके, तो उस पर एडिशनल डेप्रिसिएशन नहीं मिलेगा. इसलिए जो एडिशनल डेप्रिसिएशन नहीं दिया गया इन रिस्पेक्ट ऑफ इंपोर्टेड मशीनरी सिंस इट वॉज यूज्ड इन कोलंबो बिफोर दिस इंस्टॉलेशन बाय द एसएससी. ओके, क्लियर है? क्लियर सर. इस क्वेश्चन में कहीं कोई प्रॉब्लम आई आपको? नहीं सर, डायरेक्ट टेस्ट. ये आपका इनकम टैक्स जो है सर, ये बहुत इजी है, ये बहुत इजी है. हाँ, जीएसटी से थोड़ा टफ पड़ता है बट मैंने जो आपको पोल करवाया था उसमें आपने मुझसे बोला था कि सर हमें इनकम टैक्स की क्लासेस पहले दो. हमने आपको इनकम टैक्स की क्लासेस दे दी. अगर आपको आईपीसीसी का कोई और सब्जेक्ट चाहिए होगा तो आप उसके लिए भी मुझे टेलीग्राम पे या व्हाट्सएप पे मैसेज छोड़ सकते हैं. ओके, ओके सर. आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हम अपना देखते हैं. Question number 3. Examine with the reason the allowability of the following expenses incurred by Mr. Madhav, a wholesale dealer of commodities. Wholesale dealer है, याद रखिएगा, commodities के, वस्तुओं के. Under the Income Tax Act 1961, while computing the profit and gain from the business or profession for the assessment year 2021, हमको बताना है कि रीज़न बताना है कि जो एक्सपेंसेस है ये अलाउ होंगे कि नहीं होंगे. मतलब सेक्शन 30 to 36 स्पेसिफिकली अगर कुछ बोला होता है तो अलाउ होता है, वरना सेक्शन 37 में अगर कोई भी खर्चा, कोई भी एक्सपेंस हम बिजनेस के लिए करते हैं तो अलाउड हो जाता है. ठीक है, ठीक है सर. कंस्ट्रक्शन ऑफ स्कूल बिल्डिंग इन कंप्लायंस विद CSR एक्टिविटी अमाउंटिंग टू ₹5,60,000. हमने क्या किया, एक बिल्डिंग बना दी जिसमें स्कूल चलेंगे. क्या चलेंगे? स्कूल्स चलेंगे ओनली फॉर द पर्पज ऑफ CSR. मतलब यहाँ पे मैं CSR 2% एक्सपेंडिचर जो CSR में करना होता है उसके अकॉर्डिंग हम आके बिल्डिंग बना दी है. बट सर ये 2% ये कौन बोला? ये कंपनीज एक्ट का सेक्शन 135 बोला कि आप 2% खर्चा कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के तहत करेंगे. कॉर्पोरेट सोशल, पता नहीं आपके कोर्स में है कि नहीं, इंटर के, मुझे नहीं पता इसलिए मैं बता रहा हूँ. थोड़ा सा रिस्पॉन्सिबिलिटी के थ्रू करेंगे. और अगर आप ये खर्चा नहीं करते ना तो आपको अपनी बैलेंस शीट में लिखना पड़ता है कि हमने कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए कोई खर्चा नहीं किया है. इवन अगर आप ये एक्सपेंसेस नहीं करते हैं तो आपके ऊपर कोई पेनल्टी भी नहीं लगती क्योंकि ये वॉलंटरी बेसिस पर होता है. आपको रिकमेंडेटरी है कि आप ये खर्चा करें. भारत में सबसे ज़्यादा CSR पे खर्चा करने वाली कंपनी का नाम है टाटा, जो टाटा का बहुत यूज एक्सपेंस CSR पे जाता है. ठीक, ठीक है सर. अब अगर सर हमको एप्लीकेबिलिटी निकालनी है एज पर इनकम टैक्स एक्ट 1961, क्या इनकम टैक्स एक्ट 1961 ने CSR के बारे में कुछ कहा है? सीधी बात, नो बकवास. 30 to 36 कहीं एक्सप्रेसली कुछ नहीं बोला. तो सेक्शन 37 में बोला जाता है कि इफ कोई खर्चा बिजनेस के लिए है तो अलाउड है, वरना अलाउड नहीं है. क्या स्कूल की बिल्डिंग बनाना बिजनेस के लिए कहीं से था? इनका जो ट्रेडिंग वर्क है, क्या इस ट्रेडिंग वर्क के लिए कहीं से जरूरी खर्चा था? ये व्यापार कर सके इसलिए इन्होंने बिल्डिंग बनाई? ये नहीं. इसलिए ये खर्चा सीधी बात, नो बकवास, डिस अलाउड हो जाएगा. कहाँ पे सर? बिजनेस में. सर आपके इमोशंस जाग रहे होंगे, सर स्कूल के लिए बनाया, सर चैरिटी का है, सर अलाउड कर दो ना. ना ना ना, लॉ जो कहता है वही हम करेंगे. डिस अलाउड मीन्स डिस अलाउड. ओके, ओके सर. नेक्स्ट, परचेज ऑफ बिल्डिंग फॉर द पर्पज ऑफ स्पेसिफाइड बिजनेसेस. स्पेसिफाइड बिजनेसेस सर जी 35 AD वाली बात. ठीक है. फॉर सेटिंग अप एंड ऑपरेटिंग अ वेयर हाउसिंग फैसिलिटी फॉर स्टोरेज ऑफ फूड ग्रेन्स अमाउंटिंग टू ₹4.5 लाख.
सर हमने 35 एडी में पढ़ा था कि कैपिटल एक्सपेंसेस भी 100% अलाउड होते हैं, तो सर ये अलाउड होना चाहिए। और फूड ग्रेन्स की वेयर हाउसिंग, मैंने आपको बताया था अनाज सड़ जाते हैं, इसलिए वेयर हाउसिंग को प्रमोट करने के लिए इसको 14 स्पेसिफाइड बिजनेसेस में एक स्पेसिफाइड बिजनेस एग्रीकल्चर कमोडिटीज या एग्रीकल्चर की स्टोरेज के लिए भी है अगर वेयर हाउस बनाते हैं तो बिल्डिंग में कैपिटल नेचर का जो खर्चा होता है वो भी P&L में पूरा पूरा अलाउड होता है, मैंने बताया था। तो सर ये तो अलाउड होगा। चलिए बुक से भी पढ़ लें एक बार, आइए। Purchase of building for setting up and operating a warehousing facility for storage of food grains. Mr. मानव, सर माधव था क्या? अच्छा मानव ही था, मैंने गलत पढ़ा था। मिस्टर मानव, मिस्टर एम would be eligible for linked tax deduction under section 35 AD at the rate 100%। सर इन्वेस्टमेंट लिंक देख के मुझे जहाँ तक पता है कुछ बच्चे ने बोला सर इन्वेस्टमेंट तो इसमें कुछ किया नहीं। अरे बिल्डिंग जो बना रहे हो ना वो भी इन्वेस्टमेंट है। आप इन्वेस्टमेंट को सीधे शेयर्स डिबेंचर एंड सिक्योरिटी से जोड़ते हैं, वो बात नहीं हो रही है। बिल्डिंग बना रहा है वो भी इन्वेस्टमेंट कर रहा है बिल्डिंग में। 35 AD 100% इन रिस्पेक्ट ऑफ अमाउंट रुपीज 4,50,000। इसका मतलब हमने कहा था ना डिडक्शन एलिजिबल है ये डिडक्शन लेने के लिए, तो इन्होंने ये बता दिया 100% अमाउंट का ले सकता है। ठीक ठीक सर, हम सही पढ़ाए थे आपको। इन्वेस्टमेंट इन परचेज ऑफ बिल्डिंग सेटिंग अप एंड ऑपरेटिंग वेयर हाउसिंग फैसिलिटी फॉर द स्टोरेज ऑफ फूड ग्रेन्स विच commences operation after 1st April of 2019। therefore इसलिए the deduction under section 35 AD while computing business income of the specified income would be rupees 4,50,000। पूरे कैपिटल एक्सपेंडिचर का पूरे कैपिटल एक्सपेंडिचर हमको P&L में डेबिट साइड में अलाउड हो जाता है। ठीक सर हमने कंस्ट्रक्शन ऑफ स्कूल बिल्डिंग वाला तो आप पढ़े ही नहीं, चलो पढ़ लेते हैं। अंडर सेक्शन 37 when only expenditure नॉट बीइंग इन द नेचर ऑफ कैपिटल एक्सपेंडिचर और पर्सनल एक्सपेंडिचर, वो एक्सपेंडिचर जो कैपिटल एक्सपेंडिचर नहीं होते हैं या पर्सनल नेचर के एक्सपेंडिचर नहीं होते हैं एंड और वो नहीं कवर होते हैं अंडर सेक्शन 30 to 36, क्योंकि 30 to 36 ना बिजनेस को डिडक्शन दे रही है, बिजनेस एक्सपेंसेस को डिडक्शन देने के लिए बनी है 30 to 36, जैसे 32 आपका डेप्रिसिएशन के लिए बनी है। तो 30 से 36 में बताया गया है कि इस पे इस ट्रांजैक्शन पे इस आइटम पे कैसे डिडक्शन देना है। अगर 30 से 36 में कोई आइटम नहीं आई है और वो कैपिटल नेचर की भी नहीं है एंड पर्सनल नेचर की भी नहीं है, देन बिजनेस की अगर है तो अलाउड होगा अंडर सेक्शन 37। वही बात यहां लिखी है। एंड incurred wholly and exclusively for the purpose of a business is allowed as deduction while computing business income. However, any expenditure incurred by an SSC on activities relating to corporate social responsibility referred to in section 135 of the Companies Act 2013 shall not be deemed to be have been incurred for the purpose of business and hence not be allowed as deduction under section 37। क्लियर है? हाँ सर क्लियर है। Accordingly, the amount of 5,60,000 incurred by Mr. Manav towards construction of a school building in compliance with CSR activity shall not be allowed as deduction under section 37। चलिए नेक्स्ट पढ़ ले। हाँ सर पढ़ लेते हैं। इंटरेस्ट ऑन लोन थोड़ा सा साफ कर दो सर जरा। चलो साफ कर दिया मैंने। Interest on loan paid by Mr. X, a resident, 50,000 on which tax has not been deducted. Thus, sales for the previous year 2018-19 was 202 lakh. Mr. X has not paid the tax if any on such interest। भाई साहब 194A में आपको मैंने बताया हुआ है कि अगर कोई एसएससी है जो टैक्स का पेमेंट इंटरेस्ट का पेमेंट करता है तो उसको 194 के अंदर टीडीएस काटना पड़ता है 10% की रेट से। सर टीडीएस कौन काटता है? वो पर्सन तो काटता है जिसके प्रीवियस ईयर में टैक्स ऑडिट होनी होती है। अगर इसने टैक्स ऑडिट कराई या नहीं कराई से मतलब नहीं, बट ही इज एलिजिबल फॉर टैक्स ऑडिट। अगर 1 करोड़ से ऊपर का इनका ट्रांजैक्शन हो गया, टर्नओवर हो गया, तो ही इज एलिजिबल फॉर टैक्स ऑडिट। मतलब मिस्टर मानव, मिस्टर एक्स, यहाँ पे जो एक्स है नहीं मानव है, मानव जो है ये इनका टर्नओवर 2 करोड़ 2 लाख रुपए, मतलब 1 करोड़ से ज्यादा, इसलिए एलिजिबल फॉर टैक्स ऑडिट है। तो अगर ये किसी भी पर्सन को इंटरेस्ट का पेमेंट करते हैं ना, तो इंटरेस्ट के पेमेंट पे 10% को टीडीएस काटना पड़ेगा। इफ इसके बाद हमने पढ़ा था सर अगर इफ ये टीडीएस नहीं काटे तो क्या होगा? इफ टीडीएस नहीं काटे तो इनका 30% एक्सपेंडिचर डिसअलाउड हो जाता है। क्या हो जाता है? 30% एक्सपेंडिचर डिसअलाउड हो जाता है। मतलब 50,000 का 30% 15,000 रुपए इनका डिसअलाउड हो जाएगा। क्लियर है सर? क्रिस्टल क्लियर करा दिया सर आपने। आओ एक बार देख लेते हैं हम बुक से इसका आंसर।
इंटरेस्ट ऑन लोन पेड टू मिस्टर एक्स 50,000 ऑन विच एक्स हैज नॉट बीन डिडक्टेड, टैक्स नहीं काटा इन्होंने. एज पर सेक्शन 194A, मिस्टर मानव बीइंग अ इंडिविजुअल इज रिक्वायर्ड टू डिडक्ट टैक्स एट सोर्स ऑन द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन लोन पेड टू मिस्टर एक्स सिंस हिज टर्नओवर ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर टू 18-19 exceed the monetary limit of 100 lakhs. Therefore, इसलिए 15,000 being 30% of 50,000 would be disallowed under section 40A1A while computing the business income of Mr. Manav for non-deduction of tax at source under section 194A for interest of 50,000 paid by it to Mr. X. सीधी बात, नो बकवास. इनको कराना था, अपने 2 करोड़ से ऊपर का ट्रांजैक्शन था, इसलिए ये टैक्स ऑडिट कराने के लिए एलिजिबल थे. अब ऐसा पर्सन जो टैक्स ऑडिट कराने के लिए एलिजिबल अगर किसी दूसरे पर्सन को इंटरेस्ट की पेमेंट करता है तो सेक्शन 194A यहाँ पे जग जाता है और कहता है कि आपको 10% की रेट से टीडीएस काटना पड़ेगा. और अगर कोई भी इंसान जिसको टीडीएस काटना हो किसी भी प्रोविजन के लिए, अगर उसने टीडीएस नहीं काटा है तो उसको टीडीएस न काटने का दंड मिलता है, पेनल्टी मिलती है. सर पेनल्टी क्या है? वो पेनल्टी का दैट सेंस कि उसके एक्सपेंस का 30% खर्चा डिसअलाउड कर दिया जाता है. तो उसी तरीके से यहाँ पे इन्होंने इंटरेस्ट का पेमेंट तो 50,000 किया, बट इन्होंने टीडीएस नहीं काटा तो 30% खर्चा डिसअलाउड कर दिया, मतलब 15,000 रुपये खर्चा अलाउड नहीं करेंगे. ये पीएनएल में सिर्फ 35,000 रुपये खर्चा बुक कर पाएंगे. ठीक है सर. द बैलेंस 35,000 वुड बी अलाउड इन डिडक्शन अंडर सेक्शन 36(1)(3) assuming that the amount was borrowed for the purpose of business. हाँ, हम ये एज्यूम कर सकते हैं कि पर्सनल लोन नहीं था, बिजनेस के लिए लिया था. ठीक सर. आइए नेक्स्ट पढ़ें. अ कमोडिटी ट्रांजैक्शन टैक्स पेड 20,000 ऑन सेल ऑफ बुलियन. सर बुलियन क्या होता है? समझ लो गोल्ड बिस्किट, गोल्ड बार. ठीक है, गोल्ड बार की बात कर रहा है यहाँ पे. सिल्वर बार हो गया, सिल्वर ब्रिक्स हो गया, ऑल दैट, इनको बुलियंस कहते हैं. अब सर इसने क्या बोला, ये देखिए ट्रेडर क्या था. पहली बात, ये थे कौन? होलसेल डीलर थे कमोडिटीज़ के. सर होलसेल डीलर अगर आप कमोडिटी में थे और कमोडिटी ट्रांजेक्शन टैक्स पेड कर रहे, इट मीन्स आपके बिजनेस रिलेटेड एक्सपेंसेस हैं, तो ये खर्चा सर आपका अलाउड हो जाएगा. और मैं कमोडिटी के बारे में अगर आपको कुछ थोड़ा बताना चाहूँ तो ये एक चीज़ होती है, देखिए जिस तरीके से आपने निफ्टी के बारे में पढ़ा होगा, निफ्टी सेंसेक्स होता है, उसी तरीके से एमसीएक्स होता है. एमसीएक्स में क्या होता है? कमोडिटीज़ की ट्रेडिंग की जाती है. जीरा, धनिया, मिर्चा, ये सब की भी ट्रेडिंग होती है, आलू की भी ट्रेडिंग होती है. तो वो डिलीवरी बेस भी होता है और यहाँ पे आप सौदा काट भी सकते हैं और डिलीवरी बेस भी कर सकते हैं. इवन जो किसान होते हैं ना, किसान, या फिर सबसे अच्छा मैं आपको बताऊँ सोयाबड़ी, सोयाबीन्स जो आपको न्यूट्रेलास मिलते हैं, तो सोयाबड़ी का बहुत पहले से सौदा कर लेते हैं ये लोग. तो इस तरीके की, जिस तरीके से शेयर्स मिलते हैं वैसे कमोडिटीज़ भी मिलती हैं. शेयर्स वाले आपको मिलते हैं कहाँ पे? निफ्टी में या सेंसेक्स में. बीएससी एनएससी में इनकी ट्रेडिंग होती है, बीएससी या एनएससी में शेयर्स की ट्रेडिंग होती है, बट एमसीएक्स में ट्रेडिंग होती है कमोडिटीज़ की. जीरा, धनिया, मिर्चा, ये सब कुछ मिलता है एमसीएक्स में भी और ऑनलाइन ट्रेडिंग चल रही होती है. ये होता है. ठीक, पता चल गया आपको? हाँ सर. और ये खर्चा मैंने क्या बोला सर? अलाउड होगा. ये देखते हैं हमारी आईसीआई क्या बोलती है. हमारी प्यारी आईसीएआई, बोलो आईसीआई की जय. बोलो जय. जो बोलेगा जय उसको 2 नंबर ज़्यादा मिलेंगे. बोलो आईसीआई की जय. Commodity transaction tax of 20,000 paid on sale of bullion. Commodity transaction tax paid in respect of taxable commodities transaction entered into the course of business during the previous year is allowable as deduction provided the income arising from such taxable commodities transaction is इंक्लूडेड इन द इनकम कंप्यूटेड अंडर द हेड ऑफ पीजीबीपी. क्या बोल रहा है भाई साहब कि जो कमोडिटीज़ का जो ट्रांजैक्शन किए ना, उस ट्रांजैक्शन से जो इनकम आ रही है वो मेरे पीजीबीपी में आनी चाहिए. मतलब मेरा बिजनेस ही कमोडिटी में ट्रांजैक्शन करने का होना चाहिए. तो ट्रांजैक्शन टैक्स जो पेड करते हैं वो क्या हो जाता है? अलाउड हो जाता है. ठीक है सर. ठीक. और वहाँ पे लिखा भी था कि ये ट्रेडिंग करते हैं कमोडिटीज़ में. मेकिंग दैट द इनकम फ्रॉम दिस कमोडिटीज ट्रांजैक्शन इज इंक्लूडेड वाइल कंप्यूटिंग द बिजनेस इनकम. Mr. Manav, the commodity transaction tax 20,000 paid is allowable as deduction under section 36(1)(16). ओके सर. बहुत इजी क्वेश्चन है बेटा, बहुत इजी, एकदम पानी पूरी खाने जितने आसान सवाल हैं ये. एग्जामिन करिए विद द रीजंस फॉर द फॉलोइंग सब डिविजन्स वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स having regard the provisions of the Income Tax Act 1961. सर जी 1961 के अकॉर्डिंग आप कुछ बात कर रहे हो? हाँ 1961 के बात कर रहे हैं. स्टेटमेंट सही है या गलत है? चलिए ये पढ़ लेते हैं. फॉर अ डीलर इन शेयर्स एंड सिक्योरिटीज, सिक्योरिटी ट्रांजेक्शन टैक्स पेड इन अ रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज इज परमिसिबल बिजनेस एक्सपेंडिचर.
अगेन वही बात, हाँ सर यस, ये स्टेटमेंट क्या है, ट्रू है। क्यों? जिस तरीके से इसके जस्ट पहले अगर कोई इंसान कमोडिटीज़ में ट्रेड कर रहा था तो कमोडिटीज़ के लिए जो उसने टैक्स भरा वो अलाउड था, क्योंकि कमोडिटी में ट्रेड करना उसका बिजनेस था। उसी तरीके से अगर किसी इंसान का शेयर में ट्रेड करना बिजनेस है तो शेयर की ट्रेडिंग पे जो टैक्स भरा वो भी अलाउड हो जाएगा। सेम ऊपर वाले की जो मैंने आपको रीजनिंग दी थी उसी बेसिस पे ये भी ट्रू है। ठीक, पढ़ लें, पढ़ा दो सर। ट्रू, allow a deduction of amount of security transaction tax paid by the SSE in respect of the taxable securities transaction entered into the course of business during the previous year as deduction from the business income of a dealer in shares and securities। क्लियर? हाँ सर, बात वही जो मैंने आपको कही, बात वही जो मैंने आपको कही, बहुत इजी है। सेकंड, where a person follow mercantile system of accounting and expenditure of 25,000 has been allowed on accrual basis and in the last year, मतलब वो mercantile फॉलो कर रहा था तो accrual basis पे 25,000 का खर्चा उसने अलाउ करा लिया है। In last year, in respect of the said expenditure, SSE make the payment of 25,000 through a check crossed as and company 25,000 can be profit and gain of the business under section 40A3A for the year of payment। सर यहाँ पे आप कॉशन तो मत लिखो, बट ये मोस्ट इंपॉर्टेंट लिख लो। चलो कॉशन ही लिखो आप, यहाँ गलती आपसे होगी बिकॉज ये क्रॉस चेक बोला है और हमारे लॉ में कहीं पे भी क्रॉस चेक वर्ड नहीं आता है, अकाउंट पे चेक वर्ड आता है, अकाउंट पे चेक वर्ड आता है। अगर इन्होंने ये एक्सपेंडिचर ना अकाउंट पे चेक से किया था तब तो अलाउड होता, लेकिन क्रॉस चेक से किया हुआ खर्चा अलाउड नहीं होता है सर कि हर केस में। ना ना ना, अगर आपने एक्रूवल बेसिस पे पहले बुक कर लिया था तो पहले एक बार मैं इसको पढ़ा देता हूँ। देखो ट्रू, ट्रू क्या ट्रू बोला है, सेक्शन 40A इन द केस ऑफ एसएसए फॉलोइंग मर्केंटाइल सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग, इफ मर्केंटाइल सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग फॉलो कर रहा था एसएसए एंड एन एक्सपेंडिचर हैज बीन अलाउड एज डिडक्शन इन एनी प्रीवियस ईयर ऑन ड्यू बेसिस पे अलाउड हो गया। द पेमेंट एक्सीडिंग 10,000 हैज बीन मेड इन द सब्सिक्वेंट ईयर अदरवाइज देन द अकाउंट पे चेक और an account pay bank draft or use of ECS through the bank account or through such other prescribed electronic mode, then the payment made shall be deemed to be the income of the subsequent year in which such payment has been made। सर सीधी बात, नो बकवास, प्लीज थोड़ा सा एक बार बता दो। ये डेट है आपकी 31 मार्च 2020 की। सर 31 मार्च 2020 की है, क्वारंटाइन पीरियड सबका चल रहा था और आप जो आपकी ये बिल्डिंग है जो बिजनेस में यूज़ आप करते हैं, बिजनेस प्रीमाइस है ये आपकी, और इसका रेंट है 2 लाख रुपए है। ठीक है, आपने 31 मार्च 2020 में इसको एंट्री कर ली बुक, एक्रूवल सिस्टम पे आपने खर्चा बुक कर लिया, एक्सपेंस बुक कर लिया, बट आपका जो ओनर था ना वो ओनर, उस ओनर को पुलिस पकड़ के ले गई है, पुलिस पकड़ के ले गई, डंडे मारते मारते उस ओनर को क्या किया है, लॉकअप में बंद कर दिया है। क्योंकि लॉकडाउन के टाइम ये भाई साहब बाहर घूम के भुट्टे खा रहे थे, कुल्फी खा रहे थे। ठीक है, तो पुलिस ले गई, इनको जेल में बंद कर दी और जेल में इनको पूरा 1 महीना 1.5 मंथ बंद की है। सीधे 15 अप्रैल को छोड़ेगी अभी ये। ठीक है, 15 अप्रैल को छोड़ेगी। तो आपने खर्चा तो बुक कर दिया रेंट का, लेकिन अब आप दे नहीं पाए किसी को। जब ये 15 अप्रैल को जेल से छूट के आया, 15 दिन मेरे खराब हो गए एक कुल्फी के चक्कर में। 15 अप्रैल को ही आता है, समझ लिए 1.5 महीने के लिए था, 1.5 महीने अंदर है, 1 मार्च को अंदर गया था, 45 दिन बाद बाहर आया। अब आपके पास आ रहा है तो आपने सोचा चलो रो रहे हो, ये लो 45, ये लो आपने 2 लाख रुपए आप रेंट के, आपने ये कैश में दे दिए या आपने इसको चेक से, अकाउंट क्रॉस चेक से दे दिए, तो ICAI नहीं, इनकम टैक्स एक्ट कहता है कि आपको ये पैसा सिर्फ और सिर्फ अकाउंट पे, डिमांड ड्राफ्ट, ECS या एनी अदर मोड इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम के बेसिस पे देना है। बैंक ड्राफ्ट की तरह भी दे सकते हैं, ये उसने 3-4 मोड स्पेसिफाइड कर दिया, बट आपने क्या किया, कैश में दे दिया या क्रॉस्ड चेक से दे दिया ना, तो ये खर्चा डिसअलाउड। खर्चा तो सर डिसअलाउड कैसे करेंगे, प्रीवियस ईयर में जाके नहीं, तो अब ये इस ईयर की इनकम बना ली जाएगी आपकी। आप कौन थे, ये विपिन की इस ईयर की इनकम बना दी जाएगी और ये राकेश था। ठीक है भाई साहब, सर तो ये ऐसा क्यों होता है, अगर ये खर्चा आपने एक्रूवल सिस्टम पे बुक किया है तभी ऐसा होता है। अगर आप कैश सिस्टम पे बुक करके कैश में तो खैर 2 लाख रुपए नहीं देंगे आप, लेकिन अगर आप तब क्रॉस चेक से देते तो कोई दिक्कत नहीं थी। इसका मतलब सर सीधी बात, नो बकवास, अगर हमने किसी खर्चे को एक्रूवल सिस्टम पे बुक कर दिया है और नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में उसका हम एक्चुअल पेमेंट कर रहे हैं, तो अगर हम क्रॉस चेक या कैश में या क्रॉस्ड चेक से अगर हम उसको कर देते हैं तो ये खर्चा, ये जो 2 लाख का खर्चा था, ये 2 लाख का खर्चा इस ईयर में हम अलाउ कर लिए थे, लेकिन इस ईयर में आके मेरी इनकम बन जाएगी। अगर हमको इनकम नहीं बनाना है तो हमने को जैसा कि इनकम टैक्स एक्ट ने बताया था, बैंक से करेंगे हम,
अकाउंट पे चेक से करेंगे या एनी अदर इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम के थ्रू हम इसको करेंगे। ये प्रोविजन था। अब प्रोविजन के बेसिस पे देखिए, वेयर अ पर्सन, मैं आपको फिर से पढ़ा रहा हूँ क्योंकि थोड़ा सा कॉशियस मामला है ये वाला। देखिए, वरना फास्ट ट्रैक बैच है, मैं तो आगे भी बढ़ सकता हूँ, लेकिन नहीं, ईमानदारी से काम करना है। वेयर अ पर्सन फॉलो मर्केंटाइल सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग एंड एक्सपेंडिचर ऑफ द परचेज हैज बीन अलाउड ऑन एक्रूअल बेसिस। एक्रूअल बेसिस पे आपका जो ओनर है वो बाहर जाए, मतलब यार बिल्डिंग का ओनर है, 25,000 रुपये आपको उसको किराया भेजना था, लेकिन वो चला गया जेल में, तो आपने एक्रूअल बेसिस पे उसको बुक कर दिया। और अगले साल मतलब आप अप्रैल में अब इन रिस्पेक्ट ऑफ द सेड एक्सपेंडिचर एसएससी मेक द पेमेंट ऑफ 25,000 थ्रू अ क्रॉस चेक। आपने उसको क्रॉस चेक बना के दे दिया, ये ले लो, अब से घर में ही रहना, कुल्फी घर में खाना, जेल में मत जाना, 25,000 का क्रॉस चेक दे दिया। तो 25,000 कैन बी द प्रॉफिट एंड गेन ऑफ बिजनेस अंडर सेक्शन 40A3 इन द ईयर ऑफ पेमेंट। तो क्या आपके लिए वो 25,000 इनकम बना दी जाएगी? जी हाँ, क्योंकि आपने अकाउंट पे चेक से दिया होता तो नहीं बनती। आपने अकाउंट पे चेक, देखिए यहाँ पे वर्ड सीधा सीधा लिखा है, आप यहाँ पे वर्ड सीधे सीधे उसने लिखे हैं, अकाउंट पे चेक से दीजिए या फिर अकाउंट पे बैंक ड्राफ्ट से दीजिए, ईसीएस से दीजिए। अदर मोड से अगर आप दे देंगे तो आपकी इनकम बना ली जाएगी। तो यहाँ पे इनकम बना ली गई है। ठीक सर। It is mandatory to provide the depreciation under section 32 of the Income Tax Act 1961 while computing the income under the head of PGBP। भाई साहब बिल्कुल सही बात की। इसने बोला है क्या PGBP के अंदर, इनकम टैक्स एक्ट में, PGBP में आपको डेप्रिसिएशन लेना मैंडेटरी है? आपको जरूर है डेप्रिसिएशन लेना? क्या आपकी मर्जी चले तो आप डेप्रिसिएशन छोड़ सकते हो? भाई साहब प्लीज इधर सुनिए। यस, ये करेक्ट है, ट्रू है। इट्स सर ये ट्रू है। हाँ, अगर कोई एसएससी चाहता है सर कि वो डेप्रिसिएशन का खर्चा ना करे, सर अगर कोई एसएससी चाहता है कि वो ट्रू डेप्रिसिएशन ना ले, तो इससे तो सर मेरी इनकम ज़्यादा आएगी तो टैक्स ज़्यादा मिलेगा, तो इसको, इस डेप्रिसिएशन के खर्चे को मैंडेटरी क्यों किया? क्योंकि इससे फ्रॉड होने लगे थे। कैसे सर? कोई एसएससी है, मान लीजिए जब उसने बिजनेस स्टार्ट किया, ठीक है, बिजनेस स्टार्ट किया तो उसको इनकम ही नहीं हो रही थी तो खर्चा नहीं लेता था, और जब बिजनेस में इनकम बहुत ज़्यादा नहीं लगती थी तो डेप्रिसिएशन का खर्चा लेने लगा। या फिर हम सेज के बारे में बात करेंगे, जो चैप्टर नंबर 3 में आपने पढ़ा होगा कि सेज में जो यूनिट्स चल जाती हैं, उनकी शुरुआत के 5 ईयर्स तक की 100% इनकम एग्जेम्प्ट हो जाती है, एक्सपोर्ट टर्नओवर वाली। ठीक है, अब सेज में जो यूनिट चली गई, मान लीजिए 2000 में चली गई और ये 2005 से अपना डेप्रिसिएशन बुक कर रही है, ट्रू डेप्रिसिएशन, तो क्या ये फायदा नहीं उठा लेगी? 5 साल तक डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं किया और 100% प्रॉफिट लेते गए, मतलब यहाँ पे आप अपना खर्चा बुक नहीं किए और अपना प्रॉफिट आप बढ़ा लिए। खर्चा बुक नहीं किए और प्रॉफिट बढ़ा लिए। समझ में आ रहा है? हाँ सर। और 2005 में जब आपके ऊपर टैक्स लगने वाला है 50% के रेट से, रेट 50% नहीं, मतलब 50% इनकम पे टैक्स लगने वाला है। अब जब आपके ऊपर टैक्स लगने वाला है तो आप हायर अमाउंट, मतलब जब 2000 में एसेट अगर 5 करोड़ की थी तो आज तो एसेट पे डेप्रिशिएट होते होते एसेट 3 करोड़ की बची, लेकिन आप बुक्स में हम क्या लेते हैं? एक्चुअल कॉस्ट टू एसएससी। तो अब आप आज 5 करोड़ पे डेप्रिशिएशन लेने लग रहे हो। इससे यार ये आप अपना प्रॉफिट इंटेंशनली कम कर रहे हो, जिससे गवर्नमेंट को टैक्स का नुकसान हो जाएगा। कि जिस ईयर में आपके ऊपर इनकम टैक्स नहीं लगना था, जिस ईयर में आपके ऊपर इनकम टैक्स नहीं लगना था, जिस ईयर में आपके ऊपर इनकम टैक्स नहीं लगना था तब आप डेप्रिसिएशन लिए नहीं। जब आपके ऊपर टैक्स लगने वाला है तो आप हायर वैल्यू पे, मतलब 5 साल पहले जिस एसेट को खरीदते उसी वैल्यू पे आज आप डेप्रिसिएशन चार्ज कर रहे हो, तो गलत हो जाएगा। इसलिए डेप्रिसिएशन लेना मैंडेटरी कर दिया गया, जिससे इस तरह की कोई भी टैक्स प्लानिंग ना हो पाए। ठीक है सर, आओ पढ़ते हैं। देखो, अकॉर्डिंग टू एक्सप्लेनेशन 5 ऑफ सेक्शन 32(1), allowances of depreciation is mandatory, therefore a depreciation has to be provided mandatory while calculating income from business profession whether or not the SSC is claimed the same while computing his total income। SSC चाहे क्लेम करे अपना डेप्रिसिएशन, चाहे ना क्लेम करे, इनकम टैक्स एक्ट कहेगा कि हम आपको क्लेम करना है, मतलब करना है, वो एडजस्टमेंट कर देगा। ठीक है सर। द मेडिक्लेम प्रीमियम paid to GIC by Mr. L for the employee by a draft लिखा है, चलो ड्राफ्ट किया, ये तो अलाउड है। on 27/12/2019 is a deductible expenditure under section 36। यहाँ पे आप इसको ना लर्न कर लीजिएगा कि हाँ ये भी ट्रू होता है, ऐसा होता है। आइए, क्योंकि मेडिक्लेम एम्प्लॉय का जब आप देते हैं ना तो आपको लगता है कि ये नहीं होना चाहिए, लेकिन ये होगा, ट्रू। Provided deduction in respect of the premium paid by an employee to keep in force in insurance, to keep in force an insurance on the health of his employee
टू कीप इनफोर्स था, ये पहली बात याद रखिएगा, इनफोर्स एंड इंश्योरेंस ऑन द हेल्थ ऑफ एम्प्लॉय अंडर ए स्कीम फ्रेम्ड इन दिस बिहाफ बाय सीआईजी, और ये सीआईजी ने इसके बिहाफ पे स्कीम भी फ्रेम्ड की थी। तो अगर इस टाइप की कीप इनफोर्स हो के आप किसी स्कीम के तहत अगर अपने एम्प्लॉय का अपने इंश्योरेंस कराते हैं, देन जीआईसी या एनी अदर इंश्योरेंस से आप कराते हैं, देन द मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम कैन बी पेड बाय एनी मोड, ये इंपॉर्टेंट लाइन थी, एनी मोड अदर देन कैश, एनी मोड अदर देन कैश आप बुक करा सकते हैं, इंश्योरेंस लेते हैं। अगर एनी मोड अदर देन कैश आप करते हैं तो वो एलिजिबल खर्चा होता है आपका सेक्शन 36(1) में 1B में, ठीक है सर। अंडर सेक्शन 35 DDA, amortization of expenditure incurred under eligible voluntary retirement scheme at the time of retirement alone can be done, ना बाबा ना। पहली बात तो ये कि वॉलंटरी रिटायरमेंट रिसर्च का खर्चा 5 साल में अलाउड होता है, 5 ईयर्स में चलता है। तो इन्होंने कैसे कर दिया, एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट अलोन, जिस समय रिटायर उसी समय पूरा खर्चा तुम बुक ही नहीं कर सकते। भाई तुम फॉल्स हो, ये रूल ही है कि 5 साल में ये सिस्टमेटिक वे में जाता है, देखिए फॉल्स। Expenditure incurred in making payment of the employee in connection with his involuntary retirement either in the year of retirement or in any subsequent year, चाहे वो रिटायरमेंट के ईयर में हो चाहे किसी और सब्सिक्वेंट ईयर में हो, will be entitled to deduction in 5 equal annual installment beginning from the year in which each payment is made to the employee। मतलब ये 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट में ही अलाउड होता है। तो आप कैसे अलोन उस ईयर में अलाउड करवा रहे हैं, यहाँ पे इन्होंने लिखा अलोन उसी ईयर में अलाउड होगा जिस ईयर में ये खर्चा हुआ था, तो ये गलत है। ठीक है सर। An existing SSE engaged in trading activities can claim additional depreciation under section 32(1). एक सेकंड, एक बात बताओ आप, यहाँ पे हम पूछे इन रिस्पेक्ट ऑफ न्यू प्लांट एंड मशीनरी एंड, चलो अगर आप बस यहाँ तक पढ़ो सर, एडिशनल डेप्रिसिएशन सिर्फ और सिर्फ मैन्युफैक्चरर और प्रोड्यूसर को मिलता है या फिर पावर जनरेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन वाली कंपनी को मिलता है। यहाँ पे बोले ये ट्रेडिंग एक्टिविटी में इंगेज्ड है, मैंने आगे पढ़ा ही नहीं अभी तक, ये ट्रेडिंग एक्टिविटी में इंगेज और ये एडिशनल डेप्रिसिएशन क्लेम कर रहा है, क्या ये ट्रू है? नहीं सर, ये फॉल्स है। मैंने आगे क्वेश्चन नहीं पढ़ा, बताइए, सिर्फ दूसरी तीसरी लाइन में इन्होंने बता दिया था, इसीलिए मैं आपको मैन्युफैक्चरर पे बार बार क्लिक कराता था। बेटा बेस्ट 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 क्रक्स निकाल के आपको दे रहा हूँ मैं इस समय, ठीक है। फॉल्स है सर। एडिशनल डेप्रिसिएशन कैन बी क्लेम्ड बाय ओनली इन रिस्पेक्ट ऑफ एलिजिबल प्लांट एंड मशीनरी रिक्वायर्ड टू इंस्टॉल्ड बाय एसएससी engaged in the business or manufacture or production of the article things in the business and generation or transmission of the distribution of power. In this case, SSE is engaged in trading activities and hence new plant has been acquired and installed in the trading concern. Hence, there is the SSE is not entitled to claim additional depreciation under section 32(1)(2)(a). यही हो गया सर आपका सॉल्यूशन, ठीक है। यस सर, यू आर सेटिस्फाइड? यस सर। अब इसके नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो हम अगली क्लास में करेंगे। आज के लिए इतना बहुत है। टेक केयर और पढ़ते रहिए।